गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है सोल्यूशन पर। और पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि उसकी समरी कैसे कैसे इस पार्ट को पढ़ना है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हुए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन तक पहुंचाया। ये पहुंचाने के बाद दूसरा जो पॉइंट इसमें आता था वो पॉइंट ये था कि कंसंट्रेशन मेथड क्या है। तो उस मेथड से जाने से पहले सबसे पहले मैं अपने आप को बताऊं कि मैं संतोष कुमार पटेल, और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी होगी वो आपको मैं देता रहूँगा। और कोशिश ये करूँगा कि जब कभी भी आप मेरी वीडियो देखें यूट्यूब में, तो देखने से पहले आपके पास में पेन और कॉपी होना चाहिए, इसलिए कि आपको हर एक पॉइंट कुछ ऐसे मिलेगी जो आपको ये लगेगा कि नोट करने लायक हो। तो आपको पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना है। बिना पेन कॉपी के आप बैठ कर के और यूँ खाली यूट्यूब को देखेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि बेनिफिट आपको नोट्स बनाने में होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम क्या, कंसंट्रेशन मेथड। तो कंसंट्रेशन मेथड को आपको देखने से ये एहसास होगा कि इसके पहले ये क्लास 12th की वीडियो है सोल्यूशन का। ये जो कंसंट्रेशन मेथड होती है ये आपको 9th से देखने को मिलता है। ये कंसंट्रेशन मेथड जो होती है इसमें जो पहला वर्ड है वो है कंसंट्रेशन। हमको ये जानना है कि कंसंट्रेशन है क्या। तो कंसंट्रेशन होता है N/V। N/V होता कैसे, हम इसको डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन करने के लिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसकी डिफिनीशन अगर कोई पूछ ले कि कंसंट्रेशन है क्या, ये तो मैंने फार्मूला बना दिया। अब इस फार्मूला में इसकी डिफिनीशन को कैसे दें। कोई पूछ ले आपसे कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, तो उस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो इसको हम मानेंगे कैसे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, नोट कर लेंगे आप। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in the given amount of solution। अब इस डिफिनेशन को आप ध्यान दें। तो मतलब कहने का कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट का पार्ट प्रेजेंट है वही उसकी कंसंट्रेशन को बताएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान दे रहे हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, यानी सॉल्यूशन वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर इसको आप डिक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के आप अपने आप को ये सेटिस्फाई करें कि हम कैसे कैसे इसको डिफाइन करेंगे और इसको नोट करेंगे। क्या मैंने लिखा है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर मैं आपको जैसा बता चुका हूँ पहले ये बताया कि कंसंट्रेशन की 9 मेथड है। वो 9 मेथड को अभी हाल में जो कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पे मैं कुछ इस तरह से डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ थोड़ा सा, इसके बाद में बात करूँ, तो अगर ये आपको डिवाइड करें तो इसको हम 2 भाग में बात करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड हैं, ऐसा बताने का कारण क्या है उसको ही बताते चलो। अभी हाल में ही क्वेश्चन आया है कि कौन सा कंसंट्रेशन मेथड टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वो तभी पता रहेगा जब आपको ये पता हो जाए कि वॉल्यूम रिलेटेड कौन है और मास रिलेटेड कौन है। तो आपको मास रिलेटेड भी बात करनी है, वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड में कौन होंगे, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जबकि ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही होगी, इंग्लिश को सुधार लीजिएगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। 12वीं का बच्चा इतना समझे कि टेम्परेचर डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कि लिक्विड से रिलेशन होगा और लिक्विड पे ही किसका प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर का प्रभाव लिक्विड में पड़ेगा तो निश्चित है कि वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और जो मास होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड
नहीं करेगा। दैट्स आर बड़ी इजी से पॉइंट थी। अब इसमें से ये हम डिफाइन कर लें कि वो कौन कौन से हैं जो वॉल्यूम रिलेटेड है, वो कौन कौन से हैं जो मास रिलेटेड है। तो वॉल्यूम रिलेटेड के लिए पहला नंबर लिख लेते हैं क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड लिख लेते हैं क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड लिख लेते हैं क्या, जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। फिर थर्ड लिख लेते हैं क्या, मोलारिटी। फोर्थ लिख देते हैं क्या, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी खास तौर पे क्वेश्चन ही है। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज। ये सेकेंड नंबर लिख दें इधर, तो वो क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन। निश्चित है कि मास फ्रैक्शन में आपको कौन कौन से होंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन अगर हो गया तो निश्चित है एक और होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन। ठीक, और इसी में आपको पढ़ने को और मिलेगा क्या, मोलारिटी। मोलारिटी इधर हो गया, इधर आपको पढ़ने को मिलेगा मोलालिटी। और लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्या, वो होगा पीपी। ठीक, अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो डिफाइन कर लिया, आपको ये पता होगा। अगर क्वेश्चन आपसे कर ले कि वॉल्यूम रिलेटेड कौन है कौन नहीं है, तो आप इसको बता पाएंगे। और मास रिलेटेड कौन है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, आप बता पाएंगे कि ये है मेथड, और उसमें से कौन सा रिलेट करेगा कौन सा रिलेट नहीं करेगा। अब इसको 1 बाय 1 करके आपको स्टडी करना है। इसको नोट करें आप तुरंत। नोट हो गया, चलिए ठीक, एक एक करके लिखना है और उसको पढ़ना है। उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व भी करने हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इस बात को बार बार न करना पड़े, आप खुद करें वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। पहला नंबर कौन सा है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के लिए अगर जाएं तो हम इसका फार्मूला अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर आपको डिफाइन करना है कि हम इसको डेफिनेशन कैसे दें, तो बड़ा सरल सा रहता है। डेफिनेशन बताने के लिए इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको थोड़ी सी समझ में आना चाहिए कि चूंकि ये 100 भाग में है, तो 100 भाग बिलियन में जितने भी विलय के भाग होंगे वही उसका परसेंटेज होगा। अगर वो आयतन से संबंधित है तो आयतन का परसेंटेज होगा, अगर वो मास से संबंधित है तो मास का परसेंटेज होगा। तो हम इसको यहीं पर से सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन को लेकर के समझने की कोशिश करें तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 10 ml सुक्रोज इज dissolved, 10 ml sucrose is dissolved in 100 ml water. 10 ml sucrose is dissolved in 100 ml water. ये जो मैंने इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इंग्लिश वर्ड आपको हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में है, बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने हिंदी में ये बोल रखा है कि यदि 10 ml सुक्रोज को 100 ml वाटर में डिजॉल्व करें
तब आपको करना क्या है, तब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आपके पास फार्मूला ऊपर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नो। जब दिक्कत कुछ नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे, करने के लिए आपको कोशिश क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सर्च करिए। पहला लेक्चर आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैंने ये बोला था कि अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन इक्वल टू होगा क्या, सोल्यूशन इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आपको सोल्यूशन जो पता है कि सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो निश्चित है कि इस फार्मूले को देख करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। बच्चे को ये भी पता होगा, पहले ही लेक्चर में मैंने ये डिफाइन किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया था कि बच्चे ये समझ पाए कि कौन सा सोल्यूट होता है और कौन सा सॉल्वेंट होता है। इसके अमाउंट को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 10 ml सुक्रोज निश्चित है सोल्यूट होगा, 100 ml ऑफ वाटर निश्चित है कि सॉल्वेंट होगा। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सोल्यूट इज इक्वल टू 10 ml है कौन, सुक्रोज है, और सोल्यूशन है सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ml, ये कौन है, वाटर है। फिर आपको सोल्यूशन के बारे में बात करना है, तो सोल्यूशन के केस में हमने बात किया था कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस कि हो जाएगा 110 ml। फार्मूला में ऐड कीजिए वैल्यू को, आंसर निकाल लीजिए। फार्मूला में ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, फार्मूला में ऐड करते समय आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। फिर ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 11। तो 9.09 या 9.9 करके आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, हाँ ना, ठीक। सॉल्व करेंगे, नोट करिए जल्दी, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपने से करें, बहुत जल्दी लगेगा। बोले क्या, चलिएगा। 10 ml NaOH is dissolved, 10 ml NaOH is dissolved in 120 ml water. Determine या calculate find वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जल्दी सॉल्व करें। अब इसको करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, 120 होगा, हाँ ना, ये 120 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, निश्चित है यहाँ इतना ही रहेगा, 130 निश्चित है यहाँ इतना ही रहेगा, यहाँ 30 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। हम सेकेंड की भी बात करें, चलिए सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। फार्मूला यूज करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। तो जहाँ वॉल्यूम है वहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, मास, निश्चित है मास यूज करेंगे। डेफिनेशन अपने से बनाने की कोशिश करें, बनेगा कि नहीं, नोट करूं क्या डेफिनेशन को, चलो ये सेकेंड नंबर, पहला नंबर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, ये सेकेंड नंबर है मास बाय मास। डेफिनेशन को अगर लिखना है तो नोट कर लेंगे, डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। द मास percentage
of component, the mass percentage of a component in a given solution, in a given solution, in a given solution is the mass of the component per 100 gram of the solution. क्या लिखा डेफिनेशन? द मास ऑफ परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मास का परसेंटेज है इन ए गिवन सॉल्यूशन दिए हुए, इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कंपोनेंट का पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना पार्ट है, वही उसका क्या कहलाएगा? मास बाई मास परसेंटेज। इसको नोट कर लेंगे। इसमें एक्चुअल में आपको डेफिनेशन कभी नहीं आती, सामान्य तरीके से आपको क्वेश्चन ही आते हैं और क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। जल्दी नोट कर लें, फिर हम बात करें। हो गया नोट? चलिए क्वेश्चन लिखें, सॉल्व करिएगा फटाफट, लिखते लिखते आंसर मिल जाए। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि 10 ग्राम NaOH इज एडेड या इज डिजॉल्व इज प्रेजेंट, 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट in 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, फाइंड मास बाई मास परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, वही वाला फॉर्मूला फिर से आ गया। आपको सोल्यूट को कंफर्म करें कितने ग्राम, 10 ग्राम, सॉल्वेंट को कंफर्म करें, कंफर्म किया कितने ग्राम, 100 ग्राम, सॉल्यूशन को गेन कीजिए, गेन किया कितने ग्राम, 110 ग्राम। बड़ा सिंपल है। अब ये हो गया इतने ग्राम इतने ग्राम। अब आपको मास बाई मास परसेंटेज को ऐड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 इजकल टू वही हो गया क्या, 100 डिवाइडेड बाई 11 बन जाएगा। बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको जल्दी नोट करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते, कुछ बहुत तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं, तब बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है। उसके लिए करना क्या है, इसको नोट करें फिर बात करते हैं। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोले a solution of H2SO4 is 10% W यानी कि वेट वाई यानी मास वाई, वेट बाई वेट यानी मास बाई मास, परसेंटेज फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ H2SO4, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml of solution, 100 ml of solution, density of solution is equal to 1.4 gram per ml। ये क्वेश्चन मिला है।
इसको करना कैसे है, समझना ये है कि फार्मूला आपके पास से नहीं रहेगा। एक का परसेंटेज दिया यानी मास बाई मास यानी वेट बाई वेट किया, हम इसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी परसेंटेज ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट बाई मास है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व इस तरह से करें कि अपने पास क्या है, परसेंटेज दे दिया, मास अपने को सोल्यूट को निकालना है, सोल्यूशन का मास आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो आपको वॉल्यूम एंड डेंसिटी सोल्यूशन के केस में बात करनी है, तो कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन की आप डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी देखने के लिए है। तो डेंसिटी का फार्मूला आपके पास है, क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है, अब सोल्यूशन के केस में बात करें तो सोल्यूशन डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होगा, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर निश्चित है कि क्या लिख दें, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन कर दिया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 1.4 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, लिख दिया हमने मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 100। अब करना क्या है, आपको मास ऑफ सोल्यूशन निकला, क्या निकला, मास ऑफ सोल्यूशन। जब मास ऑफ सोल्यूशन आपने निकाला तो पाया क्या, पाया ये 1.4 इंटू 100 हो जाएगा, और इक्वल टू अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। कोई दिक्कत नो, 140 ग्राम कितना होगा, 140 ग्राम। अब आपको इस वैल्यू में रख दीजिए, ये जो फार्मूला है उसमें वैल्यू को रख दीजिए। फार्मूला आपके पास क्या है, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल। अब आपके पास यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि परसेंटेज दिया हुआ, मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना, तो परसेंटेज इक्वल टू यहाँ पे हो गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू, नोट कर लीजिएगा फार्मूला पता है इसको, इनटू 100। अब वेट बाई वेट परसेंटेज कितना है, 10 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया 140, ठीक, इंटू 100, यहाँ पे 100 है, तो जब इंटू 100 है यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्या, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, क्या कर दें यहाँ पे, ये दोनों इंटू में हो जाएंगे, तो 10 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हो गया 40 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन भी करते हैं, इसी तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, IIT JEE और नीट वगैरह में भी यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बन जाना चाहिए, बड़ा इजी सा है। इसी तरह से आपको और भी इसमें जो निकालना होगा, यानी कि जैसे वेट बाई वॉल्यूम भी करना है, इसी फार्मूले से इसी तरह से आपको डिफाइन करके लिख लेना है। इसके पहले वाले में डिफिनेशन मैंने नहीं दिया था, डिफिनेशन एज इट इज बनाना है। सो कोशिश करिए और देखिए ये बन जाने चाहिए और सॉल्व करिए, और अगले लेक्चर में जब भी मैं आऊँ वहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम होंगे, तब तक आप मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है यूट्यूब में, उसमें कॉल करके बता सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय बाय।